ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार है। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर विशाल पत्थर के पहियों पर खड़ा है, जो एक विशालकाय रथ के रूप में सूर्य देव की यात्रा का प्रतीक है। लेकिन इन पत्थर के पहियों से जुड़ा एक रहस्य है, एक किंवदंती जो कहती है कि ये पहिए कभी वास्तव में चलते थे। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसे इन पहियों का रहस्य जानने का अवसर मिला, और यह अनुभव उनके जीवन को सदा के लिए बदल गया। प्रोफेसर रघुनाथ मिश्रा भुवनेश्वर विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रोफेसर थे। पिछले 30 वर्षों से वे भारतीय वास्तुकला, विशेष रूप से ओडिशा के मंदिरों पर शोध कर रहे थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा शोध कोणार्क सूर्य मंदिर के पहियों का रहस्य था। क्या ये पहिए कभी वास्तव में चलते थे, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है? एक गर्मी की शाम रघुनाथ अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे जब उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। प्रोफेसर मिश्रा, एक गहरी आवाज ने पूछा। हाँ, मैं ही बोल रहा हूं, रघुनाथ ने जवाब दिया। मेरा नाम महेश दास है। मैं कोणार्क के पास के एक छोटे से गांव पेंटाकोटा में रहता हूं। मुझे पता है कि आप कोणार्क के पहियों पर शोध कर रहे हैं। मेरे परिवार के पास कुछ है जो आपको दिलचस्प लग सकता है। रघुनाथ की रुचि जाग उठी। क्या है वह? फोन पर नहीं बता सकता। क्या आप कल यहाँ आ सकते हैं? अगले दिन रघुनाथ अपनी पत्नी सविता और इकलौती बेटी अनुष्का के साथ पेंटाकोटा के लिए निकल पड़े। अनुष्का, जो अब दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्कियोलॉजी की छात्रा थी, गर्मी की छुट्टियों में घर आई हुई थी। पापा, क्या आप सचमुच मानते हैं कि कोई उस पहिए के रहस्य को जानता है? अनुष्का ने कार में बैठते हुए पूछा। मुझे नहीं पता बेटा, रघुनाथ ने कहा, लेकिन हमें हर संभावना की जांच करनी चाहिए। कोणार्क के पहियों में कुछ ऐसा है जो सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान करता आया है। पेंटाकोटा एक छोटा सा मछुआरा गांव था, बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मछली पकड़ते थे या फिर पर्यटन से जुड़े व्यवसायों में थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना नारियल का पेड़ था, जिसके नीचे एक प्राचीन पत्थर की छोटी सी मूर्ति स्थापित थी, सूर्यदेव की मूर्ति। महेश दास, एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति, लगभग 60 वर्ष की आयु का, उन्हें अपने घर ले गया। उसका घर गांव के दूसरे घरों से अलग था, पुराने ढंग का और अधिक विस्तृत। अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्र और मूर्तियां रखी थीं। आप इतिहास के शौकीन लगते हैं, सविता ने देखते हुए कहा। महेश मुस्कुराया। मेरा परिवार कई पीढ़ियों से कोणार्क मंदिर से जुड़ा रहा है। मेरे पूर्वज उन शिल्पकारों में से थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। यह सुनकर रघुनाथ के होश उड़ गए। क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? महेश ने सिर हिलाया और एक प्राचीन लकड़ी की पेटी लाने के लिए कमरे से बाहर गया। जब वह लौटा तो उसके हाथों में एक ताड़पत्र पर लिखी पांडुलिपि थी। यह मेरे परिवार की वंशावली है, 13वीं सदी से। इसमें मंदिर के निर्माण का विवरण भी है। रघुनाथ ने आदरपूर्वक पांडुलिपि को अपने हाथों में लिया। पांडुलिपि प्राचीन उड़िया भाषा में लिखी गई थी, लेकिन रघुनाथ इसे पढ़ सकते थे। यह अविश्वसनीय है, उन्होंने धीरे से कहा। इसमें मंदिर के पहियों का विस्तृत विवरण है और यह कहता है कि वे वास्तव में चलते थे। अनुष्का, जो अब तक चुपचाप देख रही थी, ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? पत्थर के इतने भारी पहिए कैसे चल सकते हैं? महेश ने गंभीरता से कहा, पांडुलिपि के अनुसार पहियों में एक विशेष यंत्र था जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करता था। प्रत्येक पहिए के केंद्र में एक विशेष पत्थर था जिसे सूर्यकांत मणि कहा जाता था। सूर्यकांत मणि? रघुनाथ ने हैरानी से पूछा। क्या यह वही है जिसका उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में है? एक ऐसा पत्थर जो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है? हाँ, महेश ने कहा, और मेरे परिवार के पास अभी भी ऐसा एक पत्थर है। महेश ने उन्हें अपने घर के पीछे एक छोटे से मंदिर में ले जाया। मंदिर के अंदर एक छोटे से कक्ष में एक काले पत्थर पर एक चमकदार क्रिस्टल रखा था। क्रिस्टल अंदर से हल्का सा चमक रहा था, जैसे उसके भीतर कुछ जिंदा हो। यह सूर्यकांत मणि है, महेश ने कहा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है।
अनुष्का ने हैरानी से पत्थर को देखा। यह तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग है। रघुनाथ ने भी ध्यान से देखा। हाँ, यह साधारण क्रिस्टल नहीं है, इसमें कुछ और तत्व भी मिले हुए हैं। महेश ने सहमति में सिर हिलाया। पांडुलिपि के अनुसार इस मणि को बनाने के लिए विशेष प्रक्रिया का पालन किया गया था। इसमें कई दुर्लभ खनिज हैं और इसे विशेष मंत्रोच्चार के साथ तैयार किया गया था। और आपका परिवार कहता है कि इस मणि की मदद से पहिए वास्तव में चलते थे? सविता ने पूछा। उनकी आवाज में संदेह था। मैं जानता हूं कि यह विश्वास करना मुश्किल है, महेश ने कहा, लेकिन पांडुलिपि में एक कहानी है। जब कोणार्क मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो राजा नरसिंहदेव प्रथम ने एक परीक्षण किया। मंदिर के पहियों में सूर्यकांत मणि रखे गए और सूर्योदय के समय पहिए धीरे धीरे घूमने लगे। और फिर क्या हुआ? अनुष्का ने उत्सुकता से पूछा। महेश का चेहरा गंभीर हो गया। फिर आपदा आई। कुछ लोग इस शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते थे। उन्होंने पहियों से मणि चुराने की कोशिश की। इससे मंदिर के प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो गए और बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद अधिकांश मणि निकाल लिए गए और छिपा दिए गए। केवल कुछ चुनिंदा परिवारों को उनकी रक्षा का जिम्मा सौंपा गया। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। क्या आप इसे कोणार्क ले जा सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि यह वास्तव में काम करता है या नहीं? महेश ने अपने होंठ काटे। यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। कल सूर्योदय के समय उस रात मिश्रा परिवार महेश के घर में ही रुका। आधी रात के समय अनुष्का की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह बिस्तर से उठी और खिड़की के पास गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि बाहर आंगन में एक छोटा सा लड़का खड़ा है जो लगभग 8-9 साल का होगा। लड़के ने अनुष्का को देखा और इशारा किया कि वह बाहर आए। अनुष्का धीरे से बाहर गई। तुम कौन हो? इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम अर्क है, लड़के ने कहा। मुझे आपको कुछ दिखाना है। तुम महेश जी के परिवार से हो? लड़के ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया और इशारा किया कि अनुष्का उसके पीछे आए। अनुष्का को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह उसके पीछे चल दी। वे गांव से बाहर निकलकर समुद्र की ओर चलने लगे। चांदनी रात में समुद्र चमक रहा था। लड़का अनुष्का को एक छोटी सी पहाड़ी पर ले गया, जहां से कोणार्क मंदिर दूर से दिखाई देता था। देखो, लड़के ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा। अनुष्का ने देखा और हैरान रह गई। मंदिर के पहिए हल्के से चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई अंदरूनी प्रकाश हो। ये कैसे संभव है? उसने हकलाते हुए पूछा। पहिए अभी भी जीवित हैं, अर्क ने कहा। वे सिर्फ सो रहे हैं। उन्हें जगाने के लिए सही समय और सही व्यक्ति की जरूरत है। अनुष्का ने लड़के को देखा। वह कुछ अलग लग रहा था। उसके आसपास एक हल्का सा प्रकाश था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। तुम कौन हो, अर्क? अनुष्का ने फिर पूछा। मैं संदेशवाहक हूं, उसने कहा। मैं उन लोगों के पास आता हूं जो पहियों के रहस्य को समझ सकते हैं। आपका परिवार चुना गया है। अचानक एक तेज हवा चली और अनुष्का ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली, अर्क गायब हो चुका था। उसे लगा जैसे यह सब एक सपना था। लेकिन जब उसने कोणार्क की ओर देखा तो पहिए अभी भी हल्के से चमक रहे थे। वह जल्दी से घर लौटी और अपने माता पिता को जगाया। अगली सुबह सूर्योदय से पहले रघुनाथ, सविता, अनुष्का और महेश कोणार्क मंदिर पहुंच गए। मंदिर में उस समय कोई नहीं था। सिर्फ एक पुजारी और 2 सुरक्षा गार्ड थे जिन्हें महेश जानता था। महेश ने उनसे बात की और उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल गई। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, महेश ने कहा। सूर्योदय होने वाला है। वे जल्दी से मंदिर के एक विशेष पहिए के पास गए जो बाकी पहियों से थोड़ा अलग था। इसके केंद्र में एक गड्ढा था जहां कभी कुछ रखा गया होगा। यहां सूर्यकांत मणि रखा जाता था, महेश ने बताया। यह पहिया विशेष है। इसे मुख्य पहिया कहा जाता है। इसके घूमने से ही बाकी सभी पहिए गतिमान होते थे। महेश ने अपने बैग से सूर्यकांत मणि निकाला। पूर्व दिशा में आकाश लाल नारंगी हो रहा था, सूर्योदय का संकेत देते हुए। मैं इसे वहां रखने जा रहा हूं, महेश ने कहा। लेकिन याद रखें,
ये खतरनाक हो सकता है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम मणि को तुरंत निकाल लेंगे। महेश ने सावधानी से मणि को पहिए के केंद्र में रखा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी, मणि अंदर से चमकने लगा। धीरे धीरे एक अजीब सी हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई अति उच्च आवृत्ति का स्वर हो। देखो, अनुष्का ने हैरानी से चिल्लाया। पहिया धीरे धीरे हिलने लगा, फिर धीरे धीरे घूमने लगा। उसके साथ साथ मंदिर के अन्य पहिए भी हल्के से कंपन करने लगे, जैसे वे भी जाग रहे हों। रघुनाथ हतप्रभ रह गए। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे थे, लेकिन यह कुछ अलग ही था। यह इतिहास और विज्ञान के बीच की दीवार को तोड़ रहा था। अचानक मणि से तेज प्रकाश निकलने लगा और पहिया तेजी से घूमने लगा। मंदिर की दीवारों पर प्रकाश पैटर्न बनने लगे, जो सूर्य की किरणों के प्रतिबिंब जैसे लग रहे थे। यह अविश्वसनीय है, सविता ने हैरानी से कहा। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। मंदिर के फर्श पर प्रकाश पैटर्न अक्षरों में बदलने लगे, प्राचीन संस्कृत अक्षरों में। यह एक संदेश है, रघुनाथ ने हैरानी से कहा और जल्दी से अक्षरों को पढ़ने लगे। रघुनाथ ने संदेश पढ़ा। जब 5 सूर्य एक साथ आएंगे, तब पहिए रथ को ले जाएंगे सत्य के लोक में। 5 सूर्य? अनुष्का ने पूछा। इसका क्या मतलब है? महेश ने सोचते हुए कहा। पांडुलिपि में कुछ ऐसा ही उल्लेख है। 5 सूर्य यानी 5 सूर्यकांत। फणी, हमारे पास सिर्फ एक है। रघुनाथ ध्यान से पहिया देख रहे थे। देखो, यहाँ 5 अलग अलग जगहें हैं जहां मणि रखे जा सकते हैं, एक केंद्र में और 4 चारों ओर। अचानक अनुष्का को कल रात देखा गया दृश्य याद आया। अर्क, वह चिल्लाई। कौन अर्क? सविता ने पूछा। अनुष्का ने रात की घटना के बारे में बताया। अर्क नाम का लड़का, मंदिर के चमकते पहिए और उसका संदेश कि उनका परिवार चुना गया है। अर्क? महेश ने हैरानी से कहा। क्या तुम जानती हो अर्क का मतलब क्या है? संस्कृत में अर्क का अर्थ है सूर्य। अनुष्का के रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई साधारण लड़का नहीं था। तभी पहिया और तेजी से घूमने लगा और मणि से अचानक एक तेज प्रकाश निकला। प्रकाश इतना तेज था कि सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। पूरा मंदिर परिसर एक अलग ही प्रकाश में नहा रहा था और सभी पहिए हल्के से घूम रहे थे। देखो, महेश ने मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां अर्क खड़ा था, अपने हाथ में एक और सूर्यकांत फणी लिए हुए। उसके साथ 3 और बच्चे थे और उनके हाथों में भी मणि थे। मैंने कहा था ना, आपका परिवार चुना गया है, अर्क ने मुस्कुराते हुए कहा। आज हमारे पास सभी 5 मणि एक साथ हैं।